हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बेटा जैसा कि हमारा टॉप 100 का सीरीज चल रहा था, अभी सीरीज का हम लोग बेटा पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। अभी तक हमने बेटा पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कशन किया हुआ था। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा बिना समय गवाए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बेटा एंड ऑफ द सेशन आप जरूर देखना, आपको फिर मैं आप एक सरप्राइज दूंगा, आपको कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन में देकर जाऊंगा बेटा। तो आपके स्क्रीन में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम ए बल्ब इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इज 0.22 वाट पर मीटर स्क्वायर। द एम्पलीट्यूड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस लाइट वेव इज व्हाट। बेटा यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है बेटा आपसे। अब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है तो बेटा तो यार बड़ा सिंपल है। इसको बेटा हम लोग फॉर्मूले में अगर देखें, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2I बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सी बेटा। और यहाँ पे आपको बेटा इसकी वैल्यूज दी हुई है ऑलरेडी। तो ये बहुत ही बेटा सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। इसको हम आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंटू इंटेंसिटी का आपको वैल्यू दिया हुआ बेटा 0.22, नीचे जाएगा आपका बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू, और सी की वैल्यू बेटा आपको पता है, दिया भी है, पता भी है बेटा 10 के पावर 8 होता है बेटा। तो यहां से बेटा हम इजीली इसको कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बेटा। यहां से इस बार भी जेई मेंस के जनवरी शिफ्ट में भी बेटा यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहां पे भी बेटा यहां से काफी क्वेश्चन बने बेटा। अगर मैं पूरे शिफ्ट की बात कर लूं, 10 शिफ्ट की बात कर लूं मैं जनवरी सेशन में बेटा, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन बेटा इन फार्मूले पे बेस आने को देखा गया था। और ये भी ध्यान रखना बेटा, पावर से भी क्वेश्चन आए थे बेटा, हमारे पावर से भी क्वेश्चन आए थे। तो जरूर इन फार्मूलों को रिकॉल करना, क्योंकि केवल बेटा आपको अगर ये फार्मूला पता होता तो आपका बेटा एक क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे स्क्रीन पे, ए चार्ज इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द साइज ऑफ द स्क्वायर इज एल। बेटा एक स्क्वायर की साइज जो है बेटा वो एल है, और एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो उसके सेंटर पे रखा गया है, और मास ऑफ द चार्ज इज एम दिया हुआ है। 4 इक्वल चार्जेस q इज प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इफ वी पुट द सेंटर चार्ज q above height of x equal to something जो दिया हुआ है आपका बेटा मीटर बाई वर्टिकली, देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। मतलब यहां पे बेटा सिंपल सी बात ये कर रहा है कि लेट सपोज बेटा मेरे पास एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में बेटा आप देखो, इस स्क्वायर के चार मेरे पास बेटा चार्जेस हैं। 4 चार्जेस मैंने बेटा चारों कॉर्नर पे रख दिए, ऐसे चारों कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे 4 चार्जेस रख दिए, और एक चार्जर मैं एक्स्ट्रा लेके आया बेटा, यानी कि एक चार्ज मेरे पास क्यू एक्स्ट्रा है बेटा, जो मैं यहाँ पे लाकर रख दिया। तो अभी तो बेटा देखो सीधी सी बात है, हर कॉर्नर चार्ज इस सेंटर चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो बेटा ये वाला जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर मैं बेटा इसको अगर मैं यहाँ पे डायग्राम की तरफ आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप ऐसा सोचो कि बेटा हमारे पास एक स्क्वायर है ऐसा बेटा, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे बेटा आपको प्लस क्यू, यहाँ पे भी बेटा प्लस क्यू, यहाँ पे बेटा आपका प्लस क्यू, यहाँ पे बेटा आपका प्लस क्यू, ये रखा हुआ है। और आप एक एक्स्ट्रा चार्ज ले आके बेटा इसके सेंटर पे रख दिए। अब अगर इसके सेंटर पे आपने एक्स्ट्रा चार्ज रख दिया बेटा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं बेटा, तो देखो ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा, यस सर, ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला बेटा इसको इधर फोर्स लगाएगा। तो एट नेट ऑन द सेंटर चार्ज इज जीरो ना बेटा। अगर मैं पूछूं बताओ नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज क्या होगा, तो बेटा सेंटर वाले पे जो नेट फोर्स होगा वो तो आपका जीरो होगा। अभी इस केस में बेटा, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है बेटा कि सेंटर चार्ज को वो ऊपर लेके गया बेटा, यानी कि अभी जो मैंने बेटा यहाँ पे सेंटर चार्ज रखा हुआ था, तो अभी तो इस पे नेट फोर्स जीरो है। बट अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे कुछ हाइट ऊपर ऐसे लेके चला जाऊं, अब बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब अब बेटा अभी भी तो चारों कॉर्नर से रखे हुए चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन अभी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते हो इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा बेटा। तो क्या होगा ये हमें बेटा देखना पड़ेगा। इसके लिए बेटा हम लोग एक जनरल एनालाइज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इसके लिए बेटा हम लोग एक जनरल एनालिसिस करते हैं कि सर इसका सिचुएशन कैसे क्रिएट किया जाए। तो बेटा आओ इसके सिचुएशन को हम क्रिएट करते हैं, जरा समझना बेटा। मैं एक स्क्वायर ऐसे मान लेता हूं बेटा, ठीक है सर, ये मान लेता हूं। अब सेंटर से कुछ मैक्सिमम हाइट पे ले जा रहा है बेटा, मान लो इस सेंटर वाले चार्ज से आप इस हाइट पे चले गए, दिस विल बी योर एच बेटा, यस। और इस एच की वैल्यू बेटा यहाँ पे दी हुई है बेटा, दिस इज एल बाई रूट 2 बेटा, ये आपका मीटर दिया हुआ है, ठीक है सर। यहां पे आप बेटा एक एक्स्ट्रा चार्ज लेके गए, इस कॉर्नर पे क्यू है, इस कॉर्नर पे क्यू है, इस कॉर्नर पे क्यू है, इस कॉर्नर पे क्यू है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा ध्यान से सोचना बेटा, ये वाला भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, बट ये ऐसे लगाएगा तो ये फोर्स इधर जाएगा,
ये वाला भी फोर्स बेटा इस पे लगाएगा, ये वाला भी फोर्स इस पे लगाएगा, ये वाला भी फोर्स इस पे लगाएगा। तो अगर मैं सेंटर चार्ज को बेटा जो ऊपर लेके गया हूं मैं एच हाइट पे, जो एच हाइट पे ले गया, अगर इसको देखा जाए बेटा तो एक फोर्स इधर लगेगा बेटा, एक फोर्स इधर लगेगा बेटा, एक फोर्स इधर लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं किसी एक फोर्स का एनालाइज करूं बेटा, अगर मैं किसी एक फोर्स को एनालाइज करूं तो आप ध्यान से देखो कि ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है बेटा कि एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा बेटा। इसका मतलब अब ये फोर्स और ये फोर्स अब कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये किसी एंगल पे हो गए बेटा, ये तो किसी एंगल पे हो गए। इसका मतलब बेटा कि जो इस पे बेटा ये फोर्स लग रहा था, जो इस पे फोर्स लग रहा था, अगर ये फोर्स ऐसा बेटा एफ ऐसा लग रहा है तो बेटा इसका दो कंपोनेंट होंगे, तो एक तो हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा बेटा एफ साइन थीटा। तो एक वाले पे दो कंपोनेंट मिला बेटा, तो ध्यान से देखो दूसरे वाले का भी जब बनाओगे तो एक ऊपर की तरफ आएगा बेटा एफ साइन थीटा और एक इधर आ जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा। जब ये आगे वाले का इधर वाले का बनाओगे तो एक इधर का कंपोनेंट आएगा बेटा एफ कॉस थीटा और एक ऊपर फिर आ जाएगा बेटा एफ साइन थीटा, और इसके पीछे वाला का बनाओगे बेटा तो उस पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा और फिर एक ऊपर बनेगा बेटा एफ साइन थीटा। तो बेटा जो कॉस थीटा है, जितने सारे हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इसका मतलब बेटा कॉस थीटा वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट बेटा बच क्या जाएगा, चारों फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बेटा बच जाएगा। और चारों फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब बेटा अगर मैं सीधा बोलूं कि एफ नेट ऑन दिस चार्ज क्यू तो क्या हो जाएगा, जो हाइट पे लेके गए हो तो हो जाएगा बेटा आपका 4f साइन थीटा। और क्वेश्चन बेटा आपका यहीं पे एकदम मस्त तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे वैल्यूज को कुछ निकाल के लाना होगा जिससे मैं यहाँ पे पुट करके इन एफ की वैल्यूज को बेटा मैं निकाल पाऊं। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से जेईई एडवांस में भी यहाँ से क्वेश्चन को बनाया गया है। बहुत ही सिंपल था बेटा, केवल आपको इस रियलिस्टिक चीजों को आपको रियलाइज करना था, क्वेश्चन बेटा यही सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो बेटा एफ क्या होता है हमें पता है, एफ तो कूलम्ब फोर्स है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा सर, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और मुझे ऑप्शन भी देखो बेटा के फॉर्म में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तो अगर मैं एक चार्ज से बात करूं बेटा तो आपको एक बात दिख रहा है क्या बेटा, क्या ये वाली लेंथ अगर आप फोकस कर पा रहे हो बेटा, अगर आप ये वाली लेंथ बेटा फोकस कर पा रहे हो, ये वाली लेंथ, तो बेटा ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो डायगोनल तो इसका क्या होता है सर, तो डायगोनल बेटा होता है आपका L√2 बेटा। लेकिन ये क्या है बेटा, इस डायगोनल का हाफ है, तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो बेटा डायगोनली जो सेंटर तक जा रहा है डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितना बेटा आपका, ये L/√2 मीटर हो गया बेटा। और ये वाली लेंथ कितनी बेटा, ये अगेन L/√2 है बेटा, ये अगेन आपका L/√2 है, तो बेटा यही तो R होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यही तो R होगा बेटा। यानी कि आप लिखोगे F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में बेटा। अब आप खुद देखो के रहेगा Q1 Q2 सेम है चार्ज, यानी Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और R बेटा क्या है आपका, तो R बेटा आपका ये डिस्टेंस है ना इस चार्ज के बीच का सेपरेशन। इसका मतलब बेटा इसको और इसको हम क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, तो इसकी वैल्यू बेटा निकल जाएगी। यानी R बराबर अगर देखा जाए तो R बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L/√2 का होल स्क्वायर प्लस L/√2 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका L²/2 का ये बेटा बन जाएगा। और अगेन हम यहां से देख पा रहे हैं ये हमारा बन जाएगा L और डिवाइड नीचे आ जाएगा बेटा √2, नीचे आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा √2, यहां लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, ये बन जाएगा L/√2 बेटा। और ये L/√2 अगर हमारे पास आ चुका है तो अगेन हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लो बेटा, 4 अगेन है बेटा यहाँ पे, यस सर 4 तो अगेन है। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, सुनना बेटा ध्यान से। क्या मैं यहां से बोलूं बेटा थीटा की बात कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं बेटा तो क्या टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, यस सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो यहाँ पे, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस बेटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जरा ध्यान से देखो बेटा, दोनों तो सेम ही है, यानी L/√2 बाई L/√2, ये बेटा 1 आ गया, और tan थीटा 1 आ गया बेटा। तो थीटा आपका क्या आ गया, डेफिनेटली बेटा आपका 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब साइन थीटा वी कैन सॉल्व इट साइन थीटा। इसका मतलब बेटा हमारे पास ये एफनेट आ जाएगा निकल के बेटा, एफनेट आ जाएगा निकल के, एफनेट इक्वल टू 4 इंटू एफ क्या निकाला आपने बेटा, अभी एफ हमारा आया यहाँ पे निकल के Q²
के क्यू स्क्वायर बाई आर हमारा क्या आ गया बेटा, आर हमारा आ गया सॉल्व होके एल बाई रूट टू बेटा, एल बाई रूट टू इंटू अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा साइन थीटा, और थीटा कितना है 45 डिग्री, तो दिस इज साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू बेटा 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू बेटा, और रूट टू ऊपर जाएगा, रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये इजीली यहाँ सब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें बात जब भी करें बेटा एफिनेट का, ध्यान रखना अगर जितने भी बेटा मेरे पास, अब मैं बेटा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, बट आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं बेटा, एक बहुत ही जरूरी आपको इंफॉर्मेशन देता हूं बेटा, जिस जो आप हमेशा हर क्वेश्चन में आगे आप लगा सकते हो। इस बात को समझना बेटा कि अगर बेटा जब भी हमारे पास बेटा सिमेट्री वाला केस होगा, ठीक है, जब भी बेटा हमारे पास सिमेट्री वाला केस होगा, सिमेट्री वाला केस होगा, यानी कि स्क्वायर हो, सर्कल हो बेटा, ठीक है, जहां पे सिमेट्री बन रही हो बेटा, सिमेट्री बन रही हो, तो ऐसे सिमेट्रिकल केस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी हम चार्ज बेटा रखेंगे सेंटर पे, उस सेंटर चार्ज पे जो एफिनेट आएगा वो ऑलवेज जीरो आएगा आपका, ठीक है, यानी कि जो सेंटर चार्ज हमेशा होगा सिमेट्री वाले डायग्राम में वो जीरो ही होगा। बट इस केस में हमारे में थोड़ा सा गेम कर दिया कि सेंटर पे तो रखा तो बस उसको कुछ हाइट ऊपर लेके चला गया, इसीलिए हमारा कुछ एफिनेट आ गया बेटा, वरना एफिनेट तो जीरो आ जाता। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को बात करते बेटा, ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटा, एक स्फीयर पे बेटा रख रहा, यानी कि सीधी सी बात है कि हमारे पास मान लो कि एक स्फीयर है, ऐसा एक स्फीयर है, और ये स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, ऐसा ऐसा, और इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज लाके हमने रख दिया। यस सर, रख दिया। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बाय पुटिंग दिस चार्ज एंड आल्सो फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सेंटर चार्ज। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि नेट फोर्स इस सेंटर चार्ज पे क्या होगा, तो सीधी बात बोलना, क्या अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाया था कि सिमेट्री वाले डायग्राम पे अगर कभी भी आप सेंटर पे एक चार्ज ले जाओगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अभी इस केस में अगर मैं एफनेट की बात करूं इस सेंटर चार्ज पे बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बोलूं कि एफनेट ऑन दिस सेंटर चार्ज तो वो तो बेटा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो तो आपका जीरो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम तो है ना कि इसमें एक्स्ट्रा टेंशन भी पूछ रखा बेटा, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा टेंशन, तो एक्स्ट्रा टेंशन कैसे निकालेंगे, इस एक्स्ट्रा टेंशन के लिए बेटा हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है और एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा आपको विद इन टाइम में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर पाऊं। जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे एज्यूम कर रहा हूं बेटा, तो सोचो कि मैं अगर यहाँ पे छोटा सा एक लेंथ डीएल ले रहा हूं बेटा, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं यहाँ पे छोटा सा लेंथ डीएल ले रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे बात बताओ, यहाँ पे लगने वाला टेंशन बेटा आपका, यहाँ पे लगने वाला जो टेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ओके, यहाँ पे लगने वाला बेटा जो टेंशन होगा, एक टी इधर होगा, एक टी बेटा आपका इधर होगा, तो बेटा टेंशन तो एक दूसरे की तरह ऐसे खींच रहे होंगे, टेंशन ऐसे लग रहे हैं, ऐसे सुनना बेटा। मान लो कि लेट सपोज कि कुकर का रबड़ है, मान लो किसी स्फेरिकल शेप में, अब सोचो अगर आपने सेंटर पे चार्ज ले गए हो, आप बोल लो कि सेंटर चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो अगर बेटा सेंटर चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है बेटा, इसका मतलब तो ये है ना कि फोर्स तो लग रहा है ना, क्योंकि स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब स्फीयर के हर सरकमफ्रेंस से सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है, लेकिन सारे सरकमफ्रेंस से फोर्स सेम लग रहा है, इसलिए एफनेट जीरो हुआ है। लेकिन बेटा दूसरी बात सोचना यहाँ पे कि अगर एफनेट जीरो है इसका मतलब सारे तरफ से फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, यानी कि सेंटर चार्ज और सरफेस के बीच में एक सेंटर बीच में एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो अगर यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये स्फीयर अपने आप को खींचा हुआ महसूस करेगा, अपने आप को ऐसे तनाव महसूस करेगा, टेंशन महसूस करेगा, उसी एक्स्ट्रा टेंशन की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं बेटा, तो ये एंगल अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकली लाइन खींचूं, अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचूं और बोलूं ये एंगल थीटा बाई 2, क्योंकि ये टोटल एंगल थीटा है, तो थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हो जाएगा बेटा आपका ये भी थीटा बाई 2, ये हो जाएगा बेटा आपका टी कॉस थीटा बाई 2, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा बेटा टी साइन थीटा बाई 2। इसका एक कंपोनेंट बेटा आपका इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट बेटा आपका इसका इधर हो जाएगा, दैट इज टी कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि ये एंगल भी आपका थीटा बाई 2, और एक फिर नीचे का कंपोनेंट हो जाएगा बेटा हमारा टी साइन थीटा बाई 2। और यहां से अगर मैं बेटा एक ऐसे ड्रा करूं, तो यही वाला तो शेप है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यस सर यही लगा रहा होगा,
इसका मतलब अगर मैं इसको मान लो, इस पे जो चार्ज है बेटा आपका वो dq है। लेट सपोज कि इस एरिया में जो चार्ज, छोटे से एरिया पे चार्ज लग रहा है dq बेटा। ध्यान रखना, हम जो भी बेटा ये एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये बहुत ही छोटे से पार्ट में कर रहे हैं। हमने बड़ा बनाया है क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन ये बहुत ही माइक्रो माइक्रो पार्ट में मैं एनालिसिस कर रहा हूं। इसका मतलब बहुत ही माइक्रो चार्ज होगा, दैट विल बी dq बेटा। तो आप यहां पे आप ध्यान से देखो बेटा, क्या ये टी कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट हो गए? यस सर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। नीचे वाला फोर्स केवल हमारे पास बच रहा है और ऊपर वाला फोर्स क्या होगा देखना बेटा ध्यान से, dq और q, यानी ये एक दूसरे क्या करेगा बेटा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स बेटा। तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है बेटा कि जो हमारे यहाँ पे टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, वो हो जाएगा आपका 2t sin थीटा बाई 2 बेटा, 2t sin थीटा बाई 2, और ये बराबर हो जाएगा इस कूलम्ब फोर्स के, यानी दैट विल बी इक्वल टू k q dq बाई r स्क्वायर बेटा, क्योंकि इसका रेडियस हमने मान लिया कि r है। ठीक है, ओके। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब ये मैं एक बात बोलूं आपसे, अब खुद बताओ, क्या हमने बहुत ही स्मॉल लेंथ लिया था क्या? अगर हमने बेटा स्मॉल लेंथ लिया था, इसका मतलब थीटा भी क्या होगा उनके बीच का, बहुत ही छोटा होगा बेटा। हमने बहुत छोटा लेंथ लिया है, कि थीटा भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और बेटा अगर थीटा स्मॉल होता है तो हमने एक एनालिसिस करना होता है ना मैथमेटिकली, कि साइन थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू थीटा बेटा। और अगर साइन थीटा आपका बेटा, अगर साइन थीटा आपका थीटा के बराबर हो गया, ठीक है बेटा, अगर आपका साइन थीटा के बराबर हो गया, तो आप खुद सोचना कि क्या हम इसको ऐसे लिख, ध्यान से सुनना बेटा, थीटा क्या होता है? थीटा होता है बेटा आर्क अपॉन लेंथ बेटा, दिस इज नथिंग जस्ट आर्क अपॉन लेंथ। तो अब आ जाओ यहाँ पे एनालिसिस में बेटा, साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? थीटा। इसका मतलब बेटा 2t थीटा बाई 2 हो गया, इज इक्वल्स टू आपका हो गया k q dq बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से 2 मैं कैंसिल आउट करूंगा, और थीटा हमारा आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो इसका मतलब t टाइम्स r क्या बेटा, r बेटा इसका dl है, दिस इज dl बाई, और बेटा r तो इसका रेडियस ही है, तो dl बाई r इक्वल्स टू k q dq बाई r का स्क्वायर बेटा। ये स्क्वायर बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आप देखोगे t बराबर dl उसके नीचे जाएगा बेटा, दैट इज k q बाई r dq बाई dl बेटा। और अब मजे की बात यह है कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा प्लस वन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा बेटा। आपने प्लस वन में देखा था कि वहां पे बेटा हम लोग मास अपॉन लेंथ, यानी dm बाई, जब dl लिखते थे मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लेम्डा बेटा। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा। ये क्या लिखा है, dq बाई dl, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज आल्सो कॉल्ड लेम्डा बेटा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा T बराबर k q बाई r टाइम लेम्डा, और आराम से बेटा एक्सटेंशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। तो इस हिसाब से बेटा आप देख सकते हो k q बाई r टाइम लेम्डा, यहाँ से हमारा ऑप्शन भी आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा लगातार जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। हम केवल उस नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे एक लिमिटेड टाइम के अंदर बेटा। हम वो सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं करवा सकते, बट बेटा मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा सकता हूं जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ टाइम्स जेईई मेंस में रिपीट किए जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए बेटा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, द पॉजिटिव चार्ज q is at infinity is of 0 to 2 meter height of the axial length of the other fixed positive charge on q. In this charge q is moving with v naught speed and towards the fixed charge of particle q बेटा, ये v naught है, ठीक है, ओके। Then what will be the minimum separation between the charges बेटा? ध्यान से सुनना बेटा, केस है आपका मिनिमम सेपरेशन का, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। केस है आपका बेटा मिनिमम सेपरेशन का बेटा, केस है, केस है ये, और चैप्टर का नाम है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतना तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। अब बेटा ध्यान से सुनना, मिनिमम सेपरेशन पूछे या बेटा आपसे मैक्सिमम सेपरेशन पूछे, जब भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये क्वेश्चन दिखे, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो टाइम बचा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, आप सीधा सीधा एक काम करना कि यूज एमईटी, यूज एमईटी बेटा। एमईटी क्या है सर? मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम बेटा, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। यानी कि ये क्या होता था, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस पी फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बस अगर ये चुपचाप लगा दोगे ना बेटा, आपका कॉम हो जाएगा। अब जरा सुनना इस सिचुएशन में बेटा, यहाँ पे क्यू चार्ज है बेटा जो फिक्स है, यानी कि कहीं मूव नहीं करेगा, और इससे किसी डिस्टेंस इंफिनिटी मान लो, यहाँ इंफिनिटी है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है जो यहाँ से बेटा
कुछ नीचे रखा गया 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर इस एक्स से नीचे रख के यहाँ पे दूसरा चार्ज क्यू है जो यहाँ पे इसको लाने की कोशिश किया जा रहा है इसके तरफ। तो ये पूछा जा रहा है कि बताओ ऐसे जाते 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 जा रहा है तो किस टाइम पे इससे सबसे कम दूरी पे होगा, यानी सबसे मिनिमम सेपरेशन पे होगा बेटा। तो पहले तो आप इसका पाथ पकड़ो बेटा कि व्हाट विल बी द पाथ बेटा। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो, तो बेटा ये तो इसको रिपल करेगा ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा, यानी इसको भगा रहा होगा। इसका मतलब ये सीधा तो नहीं जा पाएगा, तो बेटा भगाएगा दबते 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 ऐसे निकलेगा। इसका मतलब बेटा कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा इसका पाथ दिखेगा। ध्यान से देखो ये कुछ ऐसे जाएगा बेटा, ये ऐसे जाएगा बेटा। यस सर, ये तो समझ में आ रही बात। क्यों? क्योंकि ये बेटा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसे यहाँ आएगा फोर्स, यहाँ लगाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ लगाएगा, कहीं इसको फोर्स लगाया जा रहा है। अच्छा सर, तो बेटा मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? तो यहाँ होगा तो ये वाली लेंथ होगी, यहाँ होगा तो ये वाली लेंथ होगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये है कि जब ये बेटा इसके परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो यही तो बेटा आर मिनिमम होगा। यानी जब ये चार्ज बेटा आपका यहां आ जाएगा तो इस समय इसकी एक वेलोसिटी होगी, उसको मैं v लिख देता हूं, क्योंकि यहां से जब चला था तो इसकी वेलोसिटी v0 थी। यस सर, अब कुछ नहीं करना बेटा, यूज मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम मैंने बोला था। अब सुनना ध्यान से बेटा, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? के क्यू बाई आर। और सेपरेशन क्या बेटा, कहां से ला रहे हो? इंफिनिटी से। तो आर अगर इंफिनिटी है बेटा तो फिर तो बेटा उसका रिवर्स जीरो हो गया। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। इसका मतलब ये हो गया आपका जीरो इक्वल टू, अब जरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखना बेटा, ये हो गया आपका हाफ एम वी का स्क्वायर, क्योंकि इस वेलोसिटी का नाम हमने वी दिया है, प्लस अब आप देखो इनके बीच में देखना बेटा, तो आप बोलोगे के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट दिस सिचुएशन। ठीक है, ओके। अब बेटा कुछ नहीं करना है, ये आपको बनाना है इक्वेशन नंबर 1। क्यों? काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा एक इक्वेशन से आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे तो आर मिनिमम चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास दो वेलोसिटी आ गई है वेरिएबल में। एक वेलोसिटी तो v नॉट है, एक वेलोसिटी तो v है, यानी फाइनल इनिशियल दोनों में से कोई वेलोसिटी पता नहीं है बेटा। तो एक वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा, तभी तो वेलोसिटी के फॉर्म में इस आंसर को हम कर पाएंगे बेटा। मैंने आपके सामने बेटा एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल जेईई मेंस के अप्रैल शिफ्ट में पूछा जाए। बहुत ही ज्यादा चांस है बेटा इस क्वेश्चन को पूछे जाने की, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हमें अभी जेईई के जनवरी शिफ्ट में नहीं देखने को मिले हैं। तो ऐसे चांसेस है कि क्वेश्चन सब आ सकते हैं। ओके बेटा, तो दूसरा हम लोग ये करने वाले बेटा यहाँ पे, अब क्या करें सर? अब तो इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें? तो बेटा सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक काम यहाँ पे करना होगा बेटा कि यहाँ पे यूज करना होगा, यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा यहां पे बेटा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अब यूज करेंगे। अच्छा, वो क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, when external torque is zero then mvr equals to constant। इसका मतलब आप सीधा मत बोल देना कि mvr कांस्टेंट होता है सर मुझे पता है ना बेटा, ना। mvr कांस्टेंट होता है ये बात तो फिक्स है, बट कंडीशन भी तो याद करना दिमाग में कि mvr कांस्टेंट हम कब कह सकते हैं? जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो? जीरो हो। तब ध्यान से सुनो, क्या मैं ऐसा बोलूं आपसे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें विजिबल हो बेटा। सुनना, जब यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, फिर यहां होगा। जब यहां होगा तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? यही तो फोर्स तो बेटा ऐसे लग रहा होगा। जब यहां होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। जब यहां होगा फोर्स ऐसे लग रहा होगा। जब यहां होगा फोर्स ऐसे लग रहा होगा। जब यहां होगा फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ये सारे ऐसे लगा रहा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दो बेटा, क्या सारे फोर्स इस चार्ज पर लगने वाला इस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं? क्या कि सारे फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं क्या? यस सर, सारे फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो अगर सारे फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं तो बेटा हमने पढ़ा था ये टॉर्क के केस में कि अगर जिस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकालने जा रहा हूं, अगर उसी पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स पास कर गया तो उस फोर्स के द्वारा लगने वाला टॉर्क जीरो होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है, और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, वी कैन। इसका मतलब कि हम ये बोलेंगे कि अगर ये सारा यहीं से पास हो रहा है बेटा तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स विल बी जीरो, तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। और ये होता क्या है? एमबीआर कांस्टेंट का मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 r1 बराबर m2 v2 r2। यस, अच्छा, अब m1 क्या है? मास तो सेम ही है, m है। v1 क्या है? v नॉट है।
R1 क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम, ठीक है, एम भी आर यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, M2, तो बेटा इस पे रखेंगे M मास, V2 रखेंगे V, और R2 को बेटा हम लोग बोलने वाले हैं R मिनिमम। R2 को हम क्या बोले, R मिनिमम। और इस R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा 2 मीटर, तो क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू दिया, हमें तो टेंशन नहीं लेना है, यानी कि मैं इसको बेटा 2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो 2 मीटर नीचे दिया हुआ था, ये 2 मीटर, ठीक है, ओके, ये 2 मीटर है और ये R मिनिमम है, ये 2 मीटर है, ये R मिनिमम है, तो ये 2 मीटर है, ये R मिनिमम है, तो M से M तो कैंसिल आउट हो जाएगा और V नॉट और V में एक रिलेशन मिल जाएगा, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे V बराबर V नॉट, ठीक है, यहां से निकाल लेंगे V बराबर 2V नॉट बाई R मिनिमम, बाई R मिनिमम, ये आ जाएगा हमारे पास निकल के V। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग बेटा इक्वेशन 1 में चले जाए, अब हम लोग इक्वेशन 1 में चले जाएं और इस इक्वेशन 1 में हम लोग आराम से यहाँ पे चीजों को लिख सकते हैं। मैं इसको अगले स्लाइड पे ले लेता हूं, ठीक है, अगले स्लाइड पे ले लेता हूं। हमने बोलना है कि हमारे यहाँ से V बराबर आ गया है 2V नॉट बाई R मिनिमम, और पहला इक्वेशन मेरा क्या था, याद करो, आप पहला इक्वेशन था, ठीक है, पहला इक्वेशन था हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस 0 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम, के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम, आर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वाली। ओके सर, तो अब बेटा हमारे पास V तो पता चल गया, इस V को इससे रिप्लेस कर देना और कुछ नहीं करना, यानी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इक्वल टू, सीधा इक्वल आ गया, 0 to 0 ही है, हाफ एम और V की जगह रखना है आपको 2V नॉट बाई आर मिनिमम का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम। अब आप देख लो, केवल और केवल इसमें आर मिनिमम बचा है, V नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन आउट ही होगा, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, कुछ तो दिया होगा बेटा, नहीं दिया होगा V नॉट के फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक है। इसका मतलब अब हम आर मिनिमम यहां से इजीली निकाल सकते हैं बाय यूज मैथमेटिक्स। तो बताओ, क्या आर मिनिमम निकालना इजी हो गया, क्या आप आराम से यहाँ पे आर मिनिमम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ट्रैकल आउट करते हैं, और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्रोजेक्टेड 100 मीटर पर सेकेंड विद 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल, what will be the range of this particle of motion if heavy wind is flowing 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर opposite to the direction of motion, trajectory motion, no problem at all बेटा, ठीक है, सीधी सी बात है, हमें इतनी तो बात समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन जा रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। आप ये देखो क्वेश्चन को कैसे हमें क्वेश्चन को पहले समझना है, हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है, ये चीजें भी आप पहले सीखना है, ठीक है सर, सीखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन इतना हमें पता लग गया, तो इसका मतलब ये ट्रैजेक्टरी की बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये ऐसा कुछ होने वाला है कि यहाँ से किसी वेलोसिटी से आपने फेंका और वेलोसिटी दिया 100 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया आपका 37 डिग्री, तो बेटा ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप खुद बताओ, क्या यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है, ये 37 से फेंके हुए, तो यहां से दो आपके कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके, तो एक कंपोनेंट बन जाएगा 100 cos 37 और एक बन जाएगा आपका 100 sin 37, और ये सॉल्व करके आएगा बेटा आपका 80 मीटर पर सेकेंड, और ये सॉल्व करके आएगा बेटा आपका 60 मीटर पर सेकेंड। यानी ऊपर वाला वर्टिकल वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड, ये वाला वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या रेंज बताओ, लेकिन इसमें उसने लगा दिया है विंड। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उसमें आपने एक बात क्लियरली मेंशन किया था
कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो होता है सर, जब तक कहा न जाए। इसका मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट, जब तक कहा न जाए। इसका मतलब अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाते थे। बट यहां पे इसने विंड चलाया है, इसका मतलब अगर इधर से हवा चल रही है तो ये बेटा एक्स डायरेक्शन को कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर रहा है बेटा, और कितने से कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन आ गया एक्स डायरेक्शन में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बस इतनी सी बात है, यही तो रेंज होता है। अच्छा, कब तक नीचे गिरेगा अब खुद बताओ। ऊपर कितने से गया, 60 से, ठीक है, ऊपर 60 से गया है बेटा। डोंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, मत करना इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई जरूरत नहीं है। सीधा सोचना 60 से ऊपर जा रहा है, कब नीचे गिरेगा, तो कब नीचे गिरेगा, सीधी सी बात है कि 60 से फेंके हो तो आप खुद सोचो कितने देर में जीरो होगा। हर सेकंड ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेकंड में 10 कम होगा। 60 से फेंके हो, 6 सेकंड में जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 6 सेकंड में यहां आ जाएगा, फिर 6 सेकंड में यहां आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे टी बराबर हमें साफ साफ दिख रहा 12 होगा। यस सर, 12 होगा। तो टाइम हो गया 12 सेकंड, वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे बेटा लगाएंगे हम रेंज के लिए लगाएंगे, रेंज को बताते हैं डिस्प्लेसमेंट एस। तो एक्स बराबर यू एक्स डायरेक्शन वाला इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स डायरेक्शन वाला इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू एक्स कितना आपका बेटा 80 है, टाइम कितना ले रहा है 12 सेकेंड प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन क्या है -4 एक्स डायरेक्शन का इंटू टी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। ये 2 से जाएगा 2 बार में बेटा, ये 144 दूनी हो जाएगा बेटा 288, फिर इधर आ गया बेटा आपका 288 और इधर आ गया बेटा आपका 960 और बीच में आ गया माइनस 960 में से बेटा 288 आप माइनस कर लो, जो भी आपका बेटा आंसर होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को टैकल आउट करने ध्यान रखना बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यही है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए बेटा। और अगर क्वेश्चन में आंधी तूफान स्टॉर्म कुछ भी चीजें लाता है, इसका मतलब वो केवल और केवल आपके कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब करना चाहता है। उसका बस ये टारगेट है कि वो चेक कर रहा है कि क्या आपने ऐसा रट लिया है क्या कि एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होगा। नो, अगर विंड चला एक्स डायरेक्शन में मोशन का अपोजिट, इसका मतलब अब वो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गया। अगर सेम डायरेक्शन में चलता तो एक्सीलरेट करता पॉजिटिवली, अगर डिफरेंट में किया है इसका मतलब ये एक्सीलरेशन बेटा एक्चुअली ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है। दिस इज द रिटार्डेशन केस बेटा, ठीक है, बहुत ही सही। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द torque of the gravity force at the maximum height of the projectile motion of a particle having mass m। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि बोल रहा है कि कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने ले लिया प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है। तो बोला है कि ये मैक्सिमम, मान लो लेट सपोज बेटा कि ये है एच मैक्स। यस सर, यही तो है एच मैक्स। इस एच मैक्स पे पूछ रहा है कि जो फोर्स है आपका mg वाला फोर्स है, इसका टॉर्क कितना होगा। ठीक है बेटा, इसका टॉर्क कितना होगा, तो ध्यान से सुनना। पहले टॉर्क क्या होता है ये रिपीट करो। टॉर्क होता है r क्रॉस f, या फिर टॉर्क होता है r f साइन थीटा, या फिर हम इसको अपने फायदे के लिए बोल सकते हैं आर एफ परपेंडिकुलर। काम खत्म। अगर आपने ये याद किया है तो काम खत्म, 1 सेकेंड का खत्म। आर एफ परपेंडिकुलर, यस सर। तो बेटा एक बात बताओ, ये पूरा क्या होता है, ये तो रेंज होता है आर, तो ये मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा सर, ये तो r/2 होगा। और इस r/2 पे क्या mg फोर्स, ठीक है बेटा, क्या mg फोर्स हमेशा बेटा ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि इस पे बेटा, इस पे आपका mg फोर्स लग रहा होगा, तो mg फोर्स इस पे परपेंडिकुलर ही तो लग रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, आर एफ परपेंडिकुलर। आर क्या है, r/2, तो सीधा बोलो दिस इज r/2 इनटू परपेंडिकुलर फोर्स क्या आपका, दिस इज mg, यानी कि बेटा आपको आंसर आ जाएगा दिस इज mgr/2 बेटा, दिस इज mgr/2। बहुत ही सिंपल था, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट सही था, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही था, ये 5 सेकंड में करने वाले आपके क्वेश्चंस थे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड फोर्स टू लिफ्ट द 100 kg व्हीकल फ्रॉम द अदर एंड एज शोन इन बिलो इन फिगर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इज समथिंग दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकंड इफ नीड। बेटा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एक्चुअली, अब अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का बन चुका है। यस सर, फ्लूइड मैकेनिक्स का बन चुका है। और यहां पे अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपका पास्कल लॉ लगने वाला है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, यानी कि कुछ ऐसा सोचना, एक प्लंजर की बात कर रहा है
यानी कि कोई ऐसा प्लंजर है कि इधर का डाया ज्यादा है, एक साइड का डाया ज्यादा है, और डाया ज्यादा है तो इधर ही आपका एक व्हीकल रखा हुआ है। मान लो ये कोई व्हीकल है, ठीक है, लेट सपोज कि ये कोई आपका व्हीकल है, यहाँ पे एक व्हीकल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक व्हीकल रखा हुआ है। इस व्हीकल का आपका दिया हुआ है 100 केजी। कितने केजी का है? 100 केजी का है। अच्छा, इस वाले पे फोर्स लगाना है आपको, इस वाले पे फोर्स लगाना है, तो यही तो एफ रिक्वायर्ड है। अब ये कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे व्हीकल रखा हुआ है, जो आपने यहाँ पे व्हीकल रखा हुआ है, कितना फोर्स लगाऊं यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वाटर है, मान लो इसमें लिक्विड है। बहुत अच्छे से पास्कल लॉ पढ़ा हुआ है जिसने क्वेश्चन बनाया है मतलब इसमें लिक्विड है, तो मैं इस लिक्विड पे कितना फोर्स लगाऊं कि लिक्विड इस व्हीकल को लिफ्ट करा दे, उठा दे। लिफ्ट का मतलब तो ये है कि ये एक सेम रेंज में आ जाए। तो सेम रेंज में आ जाए, ध्यान से सुनना, सेम रेंज में आने का मतलब तो ये है कि यहाँ पे लगने वाला प्रेशर और यहाँ पे लगने वाला प्रेशर P2 P1 विल बी सेम बेटा। अगर P1 बराबर P2 हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट में सेम रेंज होगा, तो यूज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, सेम डेटम लाइन हो जाएगा, और सेम डेटम लाइन पे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब P1 बराबर P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे P1 क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज नथिंग जस्ट रिक्वायर्ड फोर्स अपॉन एरिया, A1 कर देते हैं इसको। A1 इक्वल टू इधर का फोर्स क्या बेटा, आपका वेट W डिवाइड बाई उधर का एरिया बेटा A2। हो गया बेटा दोनों साइड का प्रेशर, दोनों साइड का प्रेशर। अब आप खुद देख लो, रिक्वायर्ड फोर्स हमें निकालना ही है, इससे कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। A1 क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम इसके फॉर्म में लिख लें, दिस इज पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर इक्वल्स टू W क्या होता है, M इंटू G बाई D2 का स्क्वायर बाई पाई बाई 4। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा। दिस इज एफ रिक्वायर्ड बाई D1। D1 कितना दिया आप देख लो क्वेश्चन में, D1 दिया 2 मीटर, यानी दिस इज 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू M कितना दिया है 100 केजी, और G का है 10, दिस इज 1000 बेटा, दिस इज 1000 डिवाइड बाई D2 का स्क्वायर, D2 आपको कितना दिया है 4 दिया है, दिस इज 4 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व आउट कर लो, यहाँ से आ जाएगा आपका एफ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 1000 इंटू 4, नीचे जाएगा आपका बेटा 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, ये आ गया आपका 250 न्यूटन बेटा। दिस इज योर आंसर 250 न्यूटन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बस इसमें केवल पास्कल लॉ यूज करना था, की कंसेप्ट इसका पास्कल लॉ था। और ये ध्यान रखना था यहाँ पे हमें कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ऐसा क्वेश्चन है जहां पे बहुत बात पूछे जाते थे बेटा, ये वाला डाया आपको दिया था 2, ये वाला डाया आपको दिया था 4, तो हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें 2-3 इक्वेशन दिया है, x बराबर a sin ओमेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके, यहाँ पे बेटा a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है ओके। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम इस चीज को मेंशन करेंगे कि अगर मैं एसएचएम की बात करूं, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं, तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पता है, ये चीजें हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि ये एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है बेटा। ठीक है, ये एक तरह का आपका ऑसिलेटरी मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन के लिए ध्यान से सुनना कि अगर मैं पहले एसएचएम है कि नहीं है, तो आप लोग बेटा ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ए साइन एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई हो, या फिर एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई हो। मैं ध्यान से बताऊं, सुनना बेटा, ये आंसर सही है। इसका मतलब अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ए 1 एंड 3 बेटा, 1 एंड 3 यानी 1 एंड 3 ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, लेकिन बेटा नहीं, इट्स रॉन्ग। और गलत क्यों है, सुनना ध्यान से, आप सही हो बट गलत हो, क्यों हो, इसलिए गलत हो क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या आप उसके हिसाब से सोचना। इसने ये पूछा है बस कि कौन सा इसमें से इक्वेशन है जो एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इसमें से इक्वेशन है तीनों में से जो एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि इसमें कौन सा एसएचएम का इक्वेशन है जो आप लगाते हो, जो आप यूज करते हो, जो आपकी मजबूरी है यूज करना। मैं बताऊंगा मजबूरी क्या है। इसका मतलब यह है कि एसएचएम का इक्वेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कौन सा यूज करते हो। इसका मतलब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं थोड़ा इसमें बेसिक पे जाऊं आपको चीजों को थोड़ा सा समझाने के लिए, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे बेटा कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगी बेटा वो आपका बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आपका बराबर हो जाएगा खींचने वाले फोर्स यानी मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि के एक्स बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे m इंटू ए, और के एक्स बेटा आपको पता है कि माइनस में होता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये आपका हो जाएगा एम ए प्लस के एक्स बराबर का 0 बेटा। ठीक है सर ओके। अब जरा ध्यान से देखना,
अगर मैं इसको बोलूं m इंटू एक्सीलरेशन को मैं लिखूं बेटा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी टू, लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, प्लस के इंटू एक्स बराबर 0। अब आप ध्यान से देखो, इस m से अगर मैं डिवाइड मार दूं तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी टू प्लस के बाई एम टाइम एक्स इक्वल टू 0। और आपको पहले से पता है, आपने रट्टा मारा बहुत जबरदस्त कि आप बोलते हो कि ओमेगा की वैल्यू होती है रूट बाई के बाई एम बेटा। तो आप खुद देखो वहां पे के बाई एम लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये आपका फाइनल इक्वेशन बनने वाला है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन बेटा। ये आपको एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन बन गया, क्योंकि एफ बराबर के एक्स होता था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, और इसको आपने काउंटर बैलेंस किया है पुल्ड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के, एमए के पुल्ड किया बेटा। इसका मतलब, और ये भी ध्यान रखना बेटा, एफ बराबर के एक्स के पावर एन होता है आपका रिस्टोरिंग फोर्स बेटा। ये एक्चुअली अगर आपको जानना है तो ये ध्यान रखना, रिस्टोरिंग फोर्स ये होता है जहां पे एन को माना जाता है ऑड इंटीजर बेटा, ऑड इंटीजर, यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन बेटा। अब आप खुद सोचो सबसे लिस्ट इंटीजर वैल्यू यानी क्या होगी, 1 होगी। यानी अगर लिखा एफ बराबर के एक्स बेटा, माइनस लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, यानी के एक्स लिखा है, इसका मतलब बेटा जो सबसे लिस्ट है वही सिंपल है, वही हार्मोनिक वाला मोशन है। इसका मतलब एक्स बराबर जो आप माइनस के एक्स लगाते हो बेटा, वो एक्स के पावर आप 1 लेते हो। यानी कि अगर आपने के एक्स बोल दिया, इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वही एसएचएम का केस है। आप खुद देख लो, यहाँ पे ये एसएचएम को रिप्रेजेंट किया क्योंकि आपने यहाँ पे के एक्स लिया हुआ था, तो एसएचएम को रिप्रेजेंट करा। अब जो एक्स की वैल्यू, ध्यान से सुनना, जो भी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, वही तो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मुझे तो इस बात से मतलब है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप एक्स बराबर यहाँ पे एक्स बराबर ई के पावर आई ओमेगा टी को पहले चेक कर लेता हूं, जिससे आप डर रहे होगे, मैं उसी को चेक कर लेता हूं। तो बेटा सबसे पहले dx बाई डी क्या हो जाएगा ये बताओ। dx बाई डी हो जाएगा, ओमेगा एक बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका बेटा ई के पावर, अगेन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। और फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट अभी हमें करना बाकी है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, dt2 करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा आपका, फिर एक तो बाहर है ही आपका, एक ये बाहर आपका पहले से, ओमेगा पहले से, एक ओमेगा फिर आएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आई की पावर जो है वही रह जाएगा। तो ये तो आ गया बेटा आपका डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे ये चीजें रखो, देखो ए ओमेगा स्क्वायर ई के पावर आई होता, फिर उसका बेटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू आपको ये दी हुई है आई पे, यानी कि ए, ठीक है ना, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्स की वैल्यू ए ई के पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा कि ये जो है ये माइनस में होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस आगे आएगा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस आएगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो ये भी तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर ए ई की पावर आई ओमेगा टी भी आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये भी एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x बराबर अगर आप ए साइन ओमेगा टी वाला भी अगर आप काम करना चाहते हो तो आप वो भी करके देख लो बेटा, ठीक है, आप वो भी सेटिस्फाई करके एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं तो ये चेक कर लो, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, तो यहाँ पे dx बाई डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका dx बाई डी हो जाएगा a, और साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस का फाइव, और इसका करेंगे तो फाइव का 0, ओमेगा टी से ओमेगा आ जाएगा बाहर, ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे। एक बार और डिफरेंशिएट करो क्योंकि यहाँ पे डबल वाला रखना है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओमेगा एक और बाहर आ जाएगा, और साइन हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा, दिस इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव बेटा। ये आ गया हमारा ये वैल्यू, और इसको लिखा के इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है बेटा, इस इक्वेशन में डाल दो। तो डालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, और प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा, ओमेगा स्क्वायर, और एक्स आपने क्या लिया था वही रख दो, एक्स लिया था आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव बेटा। अब आप देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया बेटा, अगेन 0 आ गया, इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया।
इसका मतलब ऐसे ही आप a cos ओमेगा t प्लस पाई रखोगे, इसका भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब तीनों इक्वेशन बेटा एफएचएम को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये ऐसे लिखे हुए हैं तो तीनों इक्वेशन एफएचएम को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब ये तीनों के तीनों करेक्ट है। और ध्यान से सुनना, जब रिप्रेजेंट की बात करें, इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एफएचएम। अच्छा, अब हम कौन सी लेते हैं बेटा? हम हमेशा केवल इन्हीं दोनों को लेते हैं, और ये ई के पावर वाले को हम कभी नहीं लेते हैं। रीजन ये है बेटा कि हम जो भी एफएचएम पढ़ते हैं बेटा, हमारे सिलेबस में जो एफएचएम है, या पार्ट 2 में आपने देखा होगा अल्टरनेटिंग करंट वाला पार्ट, जो एसी वाला पार्ट है, वो भी आपको पता है साइनसोइडल कर्व को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एफएचएम को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें बेटा हम लोग करते हैं बिहाफ ऑफ द फेजर बेटा। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं बेटा फेजर से, यानी कि फेजर इंपॉर्टेंट, फेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फेजर की वजह से आपको पता है कि साइन कॉस फेजर को रिप्रेजेंट कर जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फेजर पे नहीं आएगा। इसीलिए बेटा हम लोग x बराबर e के पावर माइनस आई ओमेगा टी वाला टर्म को निगलेक्ट करते हैं, उसको हम एफएचएम के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराने में यूज नहीं करते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि एफएचएम को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, तो करेगा, क्योंकि वो इसके जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, हमारी मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि हमारा सारा कुछ जो है फेजर पे डिपेंड करता है, और फेजर को एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दैट्स इट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एवरेज करंट ऑफ द कंप्लीट साइकिल फॉर द आई बराबर समथिंग बेटा। अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो सुन लो, दुनिया में किसी भी चीज का एवरेज लेना, मेरा एवरेज लेना हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर लो बेटा, यहीं पे। अगर मेरा एवरेज लेना है ना, मेरा, अगर आपसे बोला जाए कि मेरा एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ देव सर क्या होगा? अब समझ लो, मैं किसी वेरिएबल की बात ही नहीं कर रहा, किसी का भी दुनिया में एवरेज लेना हो, किसी का भी, सबसे सिंपल बात बताता हूं, एवरेज आप मुझे लेना इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेव सर इंटू dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, और मेरा एवरेज आ गया बेटा, मेरा एवरेज आ गया। तो पहले तो आप ये ध्यान रखो कि कभी भी आपको एवरेज लेना हो तो आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दुनिया में किसी भी चीज का आप एवरेज ले सकते हो, भले ही यहाँ पे कुछ भी दिया हो। अब आप खुद देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास आई का पूछ रहा है, यानी एवरेज ऑफ आई, इसी फॉर्मूले से सोचो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बेटा आई डी टी टू आपका आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और इस हिसाब से अगर आप सोचोगे, अब देखो अगर ये इसकी बात कर रहा है, यानी आई डीएस के फॉर्म में बात कर रहा है, तो आई आपका क्या है, आ जाओ इधर, आई क्या है आपका बेटा, आई है आपका बेटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर बेटा। तो इसको खोलोगे तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, अब देखना ध्यान से, 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बेटा। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ab साइन 2x बेटा। ये हमारा आई बन गया, और इसका एवरेज लेना है, यही ले लो भाई, वही ले लो, कुछ मत करो। ध्यान से सुनना, एक तरीका याद कर लेना जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हमेशा आपको काम आएगा, सुनना ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज ऑफ साइन एक्स या एवरेज ऑफ कॉस एक्स, या इसमें मल्टीप्लाई भी कुछ कर दे कंपोनेंट का, यानी कि साइन ऑफ 2x या कॉस ऑफ 2x, इन सबका एवरेज जो होता है फुल साइकिल के लिए 0 होता है, 0। समझ लेना बात को, लगाना ही नहीं है, 0। अच्छा, और अगर आपसे पूछे एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का, यानी एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का, तो बेटा इनका याद रखना, फुल साइकिल की बात कर रहा हूं, कंप्लीट साइकिल की, इनका होता है बेटा 1/2। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इधर आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स का तो 1/2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का तो 1/2 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये बन गया बेटा a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2, और यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इस लॉजिक को आपको याद रखना है कि ऐसे हम एवरेज वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद इन द टाइम। द डायमेंशन ऑफ द रिनॉल्ड नंबर बेटा, अब यहाँ पे रिनॉल्ड नंबर की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। रिनॉल्ड नंबर बेटा बहुत सारे अलग अलग कंडीशन से लोग याद करते हैं, मैं आपको बताता हूं। रिनॉल्ड नंबर इक्वल टू होता है आपका बेटा इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स बेटा। ठीक है, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, या तो आप लिखो इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स,
या तो आप लिखो बेटा इसको रो बी डी बाई म्यू, या तो आप इसको लिखो रो बी एक्स बाई म्यू, या तो आप इसको लिखो रो बी एल बाई म्यू, सब चलेगा सब चलेगा सब चलेगा। ये रोबी वाला जो टर्म है ना आपका, ये टर्म बेटा आपको इनर्शिया फोर्स को इंडिकेट करता है। विस्कस इज द विस्कोसिटी, म्यू इज द विस्कोसिटी दैट इज रिलेटेड टू विस्कस फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स। इसका मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, यानी कि बेटा ये तो फोर्स का रेशियो है, अब फोर्स का रेशियो है तो यूनिट तो सेम हो गया। इसका मतलब बेटा रेनॉल्ड नंबर की अगर बात किया जाए तो दिस इज योर डायमेंशन लेस नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन बेटा, कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं है। बट इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, बहुत सही इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जे एडवांस में भी यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ गए हैं, तो ध्यान रखना रेनॉल्ड नंबर का मीनिंग क्या है बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन व्हाट। अब बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें बेटा, फर्स्ट लॉ क्या है ध्यान से सुनना। क्या आप फर्स्ट लॉ को हमेशा बेटा यही लिख के निकल जाते हो, आप बोलते हो कि dq बराबर du प्लस dw। इसका मतलब बेटा ये कहना चाहता है कि आप अगर किसी सिस्टम को हीट दोगे, किसी सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम उस हीट को कुछ वर्धन करेगा और कुछ हीट को यूटिलाइज कर लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, कुछ हीट को यूटिलाइज कर लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में बेटा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये 100 लिखा है, इसका मतलब है 20 प्लस 80 लिखा होगा, या फिर ये हो सकता है 30 प्लस 70 लिखा होगा। तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये फॉर्मूला एक मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब बेटा जो फर्स्ट लॉ है आपका थर्मोडायनामिक्स दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव लॉ। ठीक है, क्यों? क्योंकि तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव लॉ, इसका मतलब अब अगर सेकंड लॉ की मैं बात करूं बेटा, तो सेकंड लॉ कहता है आपको हीट इज नॉट ओनली क्वांटिटी, इट हैज आल्सो ए क्वालिटी बेटा। यहां पे बात की जाएगी क्वालिटी की, यानी कि सेकंड लॉ ये बोला सीधा सीधा कि हीट केवल क्वांटिटी नहीं है, हीट एक क्वालिटी भी है। जैसे आप टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, बट टोटल वर्क को टोटल हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब यह है बेटा कि जब टोटल हीट टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है। टोटल वर्क को टोटल हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब वर्क पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है हीट में, इसका मतलब वर्क एनर्जी इज द हाई ग्रेड एनर्जी बेटा। इसका मतलब यह है कि आपको ये तो पता है कि हीट और वर्क दोनों एनर्जी है, बस हीट कैसी एनर्जी है, हीट आपकी बेटा, हीट आपकी लो ग्रेड एनर्जी है बेटा, लो ग्रेड एनर्जी है बेटा, और वर्क तो कंप्लीट कन्वर्ट हो रहा है हीट में, ये आपका बेटा हाई ग्रेड एनर्जी है। और ये आपका ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी चेंज। ये कहता है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द होल यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर अगर मैं ये बोलूं एंट्रोपी चेंज ऑफ होल यूनिवर्स इक्वल टू 0, या फिर मैं ये बोलूं एंट्रोपी चेंज ऑफ होल यूनिवर्स इज लेस देन 0, ये तीन केस तो पॉसिबल है बेटा। चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना। और यूनिवर्स आपको पता है बेटा, यानी कि अगर इस फार्मूले को ढंग से लिखा जाए, यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होगी, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ बेटा सराउंडिंग। अब ध्यान से सुनना, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है एंट्रोपी, तो बेटा ये आपका प्रोसेस पॉसिबल भी है, और कौन सा प्रोसेस है बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आपका एक चेंज 0 आ गया यूनिवर्स का, ये प्रोसेस पॉसिबल भी है और ये प्रोसेस आपका बेटा रिवर्सिबल है। और अगर एंट्रोपी चेंज आपका नेगेटिव आ गया, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बेटा, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहना चाहता है कि एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेज, इट कैन नेवर बी डिक्रीजेज, इट कैन नेवर बी डिक्रीजेज। दैट मींस कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीज्ड विद व्हाट। अब देखना ध्यान से, अभी अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे आपको पता है बेटा कि हीट इंजन से कुछ रिलेट कर रहा है। तो मान लो एक तो आपका बेटा यहाँ पे सोर्स होता है, और एक आपका यहाँ पे इंजन की डिवाइस होती है, और एक आपका बेटा यहाँ पे सिंक का काम करता है, सिंक होता है। इसका मतलब अगर ये डिवाइस हमारा इंजन है, अगर हमारा डिवाइस इंजन है, तो ये वर्क प्रोड्यूस करेगा। इंजन का काम क्या है, इंजन का काम है सर वर्क को प्रोड्यूस करना, वर्क को प्रोड्यूस करना, ये वर्क प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब वर्क हमें देगा बनाते, इसका मतलब है कि डब्ल्यू आउट होगा बेटा। यहाँ पे आपने क्या यूज किया, Q1 क्या, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ Q2 क्या आपका रिजेक्शन वाला हीट, Q1 क्या आपका बेटा सप्लाई वाला हीट।
अब बेटा आप खुद देख लो, अगर आप हम यहाँ पे बैलेंस लगाएं सीधा सीधा, क्या आया क्या गया बराबर कर दे भाई, क्या आया क्या गया बराबर कर दो। ये बताओ क्या आया Q1, क्या क्या गया ये गया, अब सीधा बोलो क्या Q1 बराबर W प्लस Q2 हो जाएगा, यस सर। तो क्या यहाँ से W बराबर बेटा इधर आ जाएगा Q1 माइनस का Q2 हो जाएगा, यस सर। W मिल गया, सुंदर बात बेटा। एफिशिएंसी, आप किसी भी चीज की दुनिया की एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी क्या होता है, क्या मिला क्या दिया खत्म, यानी कि क्या मिला सीधे क्या दिया, या सीधा बोलो अगर सीधा आउटपुट अपन इनपुट। एफिशिएंसी कभी भी निकालने, किसी भी चीज को निकालना सीधा बोलो आउटपुट अपन इनपुट, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्या दिया क्या मिला, यानी आउटपुट अपन बेटा इनपुट। और आउटपुट क्या है, क्या मिल रहा है आपको जो चाहिए, वर्क डन, दैट इज डब्ल्यू। क्या दिया था आपने बेटा, Q1 दिया था, बस Q1, तो W बाई Q1 आ गया। और W बेटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया, दिस इज Q1 माइनस Q2 बैलेंस करके। इसका मतलब बेटा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपका आ जाएगा, दैट इज वन, दैट इज आल्सो W आपका Q1 माइनस का Q2 डिवाइड बाई Q1 बेटा। और इसको सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी बन जाएगी डिवाइड करके 1 माइनस Q2 बाई Q1 बेटा, 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी कि एफिशिएंसी बेटा ध्यान से सुनना, एफिशिएंसी आपकी जो आ गई है बेटा, एफिशिएंसी जो आपकी आई है ये आ गई 1 माइनस Q लो बाई Q हाई, या बोलो 1 माइनस Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई। बोलो बोलो बोलो, ठीक है, यस सर, ये हमने लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, ऑप्शन देखो, कह रहा है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन, या बोल रहा है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। बेटा हीट सप्लाई के अमाउंट अगर आप डिक्रीज करोगे इससे वर्क भी तो डिक्रीज होगा, और वर्क डिक्रीज होगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा, काहे का इंजन, काहे का बढ़िया इंजन, एफिशिएंसी काहे की बढ़ी। आप अगर सप्लाइड को घटा रहे हो बढ़ा रहे हो ना, तो आपने कुछ नहीं किया। अब आप सोचो मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने उससे 80 रुपए का अर्न किए, 20 रुपए आपने लगाए। अब आपको मैं कल 200 दे रहा हूं, तो भाई 200 दूंगा तो आप 160 बनाओगे, 40 जाएगा, बेटा बात तो वही पड़ रहा है ना। इसका मतलब यह है कि इनपुट को नहीं छेड़ना है, इसका मतलब इनपुट को नहीं छेड़ना। अगर 100 दिया तो 100 पे ही काम करना है। एफिशिएंसी तो तब बढ़ेगी ना जब आप कम से कम नुकसान करो। अगर आप 100 रुपए में पहले आप 20 रुपए नुकसान करके 80 रुपए अर्न कर रहे थे, तो अभी आप 100 रुपए में 90 रुपए अर्न करो, 10 रुपए बस नुकसान करो। अगर ये कर पा रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, अदरवाइज एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब यह कि आउटपुट को कंट्रोल करना होगा बेटा। इसको अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो मान लो कि अगर यहां से आपने दिया था 100, यहां पे पहले मिला था 70, यहां पे आ गया 30, अब मैं इसको घटा के कर दूं 10, तो 20 कहां गया बेटा, 20 तो वर्कडन में गया, ये 90 हो गया। अब आप देखो 100 में 90 मिला, 90% एफिशिएंसी, पहले 70% था 90% हो गया, कैसे, इसको लो करके। और ध्यान से सुनना, बहुत सारे हमारे बच्चे सोचते हैं कि सर Q1 को भी तो इंक्रीज करके कर सकते हैं। बेटा Q1 को इंक्रीज करके एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, लेकिन आपने Q1 भी तो बढ़ा दिया, आपने सप्लाई भी तो बढ़ा दिया, तो बेटा सप्लाई बढ़ा के तो बढ़ा ही लेंगे, बट हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेस में, आपके लिमिटेड रिसोर्सेस में बढ़ा के दिखाओ तो माने ना। बात समझ गए ना। इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन बेटा, एंड नथिंग एल्स, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। ये क्वेश्चन आपने पूछा बेटा, इन द सर्किट एज शोन बिलो T एक्सप्लोज T टाइम 0 द करंट थ्रू द बैटरी इज व्हाट। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है, महंगा कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, अगर एक की क्लोज मान लो, मैंने की को क्लोज कर दिया बेटा, अगर की क्लोज हो जाएगा तो आपको पता है एट टाइम t बराबर 0 पे, एट टाइम t बराबर 0 पे बेटा जो इंडक्टर है ये तो करंट ही नहीं फॉलो करता बेटा। जो हमारा इंडक्टर है ये तो करंट ही बेटा आपका फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये सर्किट बेटा आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, सीधा सीधा ये सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा, ये आपका R2 है, ये आपका V है, ये आपका R2 है और ये आपका बेटा V है। इसका मतलब बेटा अगर एट टाइम t बराबर 0 पे देखा जाए तो ये आपका बेटा बनेगा V बाई R2 करंट बन जाएगा बेटा। यस सर, समझ में आ गया। दूसरा सुनना, अब t बराबर इंफिनिटी पे सोचो। यस सर, t बराबर इंफिनिटी पे इंडक्टर क्या हो जाता है, इंडक्टर सारे करंट को फ्लो होने देता है इजीली। इसका मतलब यह है कि t बराबर इंफिनिटी पे सर्किट आपका बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे भी एक रजिस्टर R1 आ जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर R2 आ गया है और ये आपका V हो गया, ये आपका V हो गया बेटा। इसका मतलब ये दोनों कैसे पैरेलल है, तो आप यहाँ से खुद देखो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा बेटा R इक्विवेलेंट के साथ, ये आपका R इक्विवेलेंट के साथ बेटा बन जाएगा, दिस इज V बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, और इसका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यस ओके, तो क्या आप इसको ये लिखोगे V R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 बेटा। ठीक है सर, R1 प्लस R2। तो देखो एक बन गया आपका V R1 R2 बाई R1 प्लस R2 और t बराबर 0 पे बन गया V बाई R2। ऑप्शन सी देखो आप बेटा, V बाई R2 एट टाइम t बराबर 0। यस सर, V टाइम R1 प्लस R2, ये ऊपर चला जाएगा बेटा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका ये बनेगा V टाइम
R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 बेटा, ये आपका आ जाएगा टाइम t इंफिनिटी पे बेटा, ये आपका आ जाएगा टाइम इंफिनिटी पे बेटा। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है ये आपका, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है इन्हें एलसीआर सर्किट, अगेन बेटा एलसीआर सर्किट आ गया हमारे पास, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें दे रहा है 200 क्यू आपको दे रहा है बेटा, ठीक है, एंड द वोल्टेज आपको दे रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई 2 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, सब दे रहा है आपको। On taking out capacitance from the circuit, the current has behind the voltage of 30 degree that is ये। ओके बेटा, क्या पूछा? पावर डिसिपेशन का पावर पूछ रहा है बेटा आपसे, पावर। ध्यान से सुनना बेटा, पहले तो आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये 30 डिग्री जो दिया है एंगल, इसका मतलब बेटा जो tan 30 है बेटा आपका, tan 30 है, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका आप खुद ही देख लो XC बाई R हो जाएगा। और यही बेटा आपका अगर मैं बात करूं इंडक्टर के लिए तो tan 30 बेटा आपका हो जाएगा XL बाई R बेटा। तब खुद देखो ये तो मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम है बेटा ना, क्योंकि ये भी tan 30 ये भी tan 30, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर जो मैग्नीट्यूड वाइज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम आ रहा है बेटा, तो आप साफ साफ देख रहे हो क्या ये XL बराबर XC दिख रहा है क्या? यस सर, 30 डिग्री होने से XL बराबर XC आ गया, और XL बराबर XC आ गया तो क्या ये केस आपका, क्या ये आपका केस रेजोनेंस का आ गया क्या? यस सर, क्या ये केस रेजोनेंस का आ गया क्या? और अगर रेजोनेंस का केस आ गया तो आपने पढ़ा होगा एट रेजोनेटिंग कंडीशन व्हाट, एट रेजोनेटिंग कंडीशन बेटा नेट इंपीडेंस ऑफ द होल सर्किट इज इक्वल टू R, और वो मिनिमम भी होता है बेटा। ध्यान रखना बेटा, इस कंडीशन में क्या क्या हमें पता है सर, हमें इसमें पता है कि जो जेड मिनिमम होता है, जो इंपीडेंस होता है वो R के बराबर हो जाता है। और अगर इंपीडेंस आपका R के बराबर हो जाता है इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ से जो पावर होगा वो VRMS का स्क्वायर बाई R हो जाएगा बेटा। और VRMS बेटा अगेन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप यूटिलाइज कर सकते हो, दिस इज 220 इंटू 220 टू द R कितना बेटा आपका, R आपको दिया हुआ बेटा 200 ये बेटा क्यों नहीं है, दिस इज 1, ठीक है। यहां से 200 से आप इसको कैंसिल आउट कर लोगे, दिस इज 22 इंटू 22 डिवाइड बाई 2, ये जाएगा 11 से बेटा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बेटा 22 इंटू 11 इज योर आंसर। ओके, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। बस इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट को यूज किया है, और वो की कॉन्सेप्ट है कि एलसीआर सर्किट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए, अगर आपका एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए तो इस केस को हम लोग बोलते थे वहां पे रेजोनेटिंग कंडीशन। एंड रेजोनेंस कंडीशन पे हमने पढ़ा था कि जो नेट इंपीडेंस की वैल्यू होती है वो आपके आर के बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, यानी कि पूरे सर्किट जो है केवल एक रजिस्टर के थ्रू काम करने लग जाता है। और ऐसे केस में बेटा जेड मिनिमम हो जाता है, इंपीडेंस की वैल्यू भी मिनिमम हो जाती है। और फिर यहां पे हम पावर का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर बोल देंगे VRMS का स्क्वायर बाई R, और VRMS बेटा जब क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, वो आपके VRMS वोल्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ऑल। तो जैसा कि पता है बच्चों आपको, कल जेईई मेंस का जनवरी शिफ्ट का रिजल्ट आया है, और ये हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ होनहार छात्र हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हाईएस्ट हमारे यहाँ 99.6 नंबर भी गया है। निश्चय हमारा लड़का लेकर आया। बाकी बहुत सारे हमारे पास नंबर ऑफ रिजल्ट है आपके सामने। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब बेटा हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अब हम लोग बेटा पार्ट 3 भी जल्द से जल्द रिलीज करेंगे आपके सामने। और बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जरूर बेटा कमेंट में क्या आपको और रिक्वायर्ड है, क्या आप और चाहते हो, कौन से चैप्टर के बारे में आपको प्रॉब्लम है, आप लोग जरूर कमेंट करके अपने सजेशन देते रहिए बराबर। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 3 में।